9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास कोलकाता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा, क्या आप इस लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं? उधर से जवाब में कहा जाता है कि हाँ, मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। फिर इधर से कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके मेडिकल कॉलेज आ जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने इस बात को सुनी, पिता को यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि रात ही तो बात हुई थी। यह अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई है? इससे पहले कि वह व्यक्ति कुछ पूछ पाता, फ़ोन कट जाता है। फिर पिता ने जिस नंबर से फ़ोन आया था उस पर कई बार फ़ोन लगाया, इसके बावजूद वह व्यक्ति फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। थक हार कर जब इधर से कई बार फ़ोन पर फ़ोन किया गया, तब उसने दोबारा फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन उठाते ही पिता ने पूछा कि आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है? तो व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन की कहानी को समाप्त कर लिया है, वह मर चुकी है। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। साथ में उस लेडी डॉक्टर की जो माँ थी, वह भी सुनकर रो रो कर उनका भी बुरा हाल हो चुका था। उसके पहले कि पिता अस्पताल पहुँचते, कुछ जानते कि आखिर हुआ क्या था, मेरी बेटी अपनी जीवन लीला को समाप्त क्यों कर ली। इधर खबर जो थी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों तक पहुंच चुकी थी। और जब यह खबर लोगों तक पहुंचती है तो सभी हैरान थे, सभी सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ऐसा किसने और क्यों किया होगा। इसके बाद चाहे नर्स हो या डॉक्टर हो या नेता हो, कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटना को सीबीआई से जांच करने की मांग पर उतर जाते हैं। यह बात सोशल मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक तक पहुंच जाती है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था, उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल यह घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, उन सबके मन में एक शख्सियत जिसको फूलन देवी कहा जाता है, उस फूलन देवी की याद आने लगी। लोगों का यही कहना है कि सच्चा न्याय तो फूलन देवी ने किया था कि सारे बलात्कारियों को मार डाला। आज इंसानों के रूप में कैसे कैसे भेड़िए घूम रहे हैं, जो आए दिन किसी न किसी बेटी और बहन के इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी जरूर फूलन देवी की याद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई घटना के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं उस घटनाक्रम की ओर। आज की जो सच्ची घटना है वह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। यहाँ का एक इलाका है लाल बाजार, और लाल बाजार इलाके में ही एक हॉस्पिटल है, एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। और इसी मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनी डॉक्टर होती हैं। और वह ट्रेनिंग डॉक्टर के पास 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनके माँ का फ़ोन आता है। माँ अक्सर अपनी बेटी को फ़ोन किया करती थी, हाल चाल लिया करती थी। हमेशा की तरह आज भी अपनी बेटी को कुशल मंगल की खबर लिया। बेटी तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? बेटी कहती है, माँ तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, तुम रोज़ाना फ़ोन करती हो, क्या बात है माँ? माँ कहती है कि बेटा तुमने खाना खाया या नहीं खाया? बेटी हंसते हुए जवाब देती है कि माँ अभी खाने का वक्त नहीं हुआ है मेरा, अभी इस टाइम जो है राउंड पर जाना है, यानी मरीजों को देखने जाना है। और अब फ़ोन रखती हूँ। इधर माँ को भी तसल्ली हो जाती है कि बेटी ठीक ठाक है, अच्छे से बात कर ली। उधर बेटी राउंड पर निकल जाती है। वह लेडी डॉक्टर ट्रेनिंग ले रही थी, वह पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा हैं। उनका काम था जो भी पेशेंट मरीज जो अस्पताल में होते थे उनकी देखभाल करना, उनको दवा देना, टाइम पे इंजेक्शन लगाना। यानी कुल मिलाकर जो ये लेडी डॉक्टर होती हैं, ये अपनी जो जिम्मेदारी होती है इनकी, यह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। ऐसा करते करते
रात के करीब 2 बज जाते हैं, यह पता ही नहीं चलता। भूख का एहसास होता है इनको। जब भूख लगती है तब वह अपनी जो जूनियर स्टाफ थी उनसे बातें करती हैं और पूछती हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। जूनियर स्टाफ कहती हैं कि खाना तो अभी नहीं खाया है, चलिए साथ खाते हैं। अब जो लेडी डॉक्टर थी और उनके जो जूनियर थे, और जिसमें 2 लोग होते हैं, ये जाते हैं और हंसते मुस्कुराते बातचीत करते हुए खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लेडी ट्रेनी डॉक्टर कहती हैं कि मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, मैं आराम करने जा रही हूँ। 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल है। वह लेडी डॉक्टर वहाँ आराम करने के लिए चली जाती है और उसके बाद अगला दिन निकलता है, यानी 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नज़र पड़ती है उस महिला लेडी डॉक्टर के ऊपर। महिला को जिस हालत में देखा जाता है, किसी की नज़र उस पर टिक नहीं रही थी। कोई उसे देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वह अर्धनग्न अवस्था में था। सर से लेकर के पांव तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने शरीर के अलग अलग हिस्से को काट दिया है, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आँख हो, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट हो, हर जगह से ब्लड निकल रहा था। साथ ही जो गर्दन है उनकी गर्दन टूट चुकी थी। यह बात घर वालों को बताई जाती है, पर इस घटना को दूसरे तरह से कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वह मर चुकी है। लेकिन घर वालों को इस बात पे यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रात को 11 बजे ही उसके मम्मी से बात हुई थी, सब ठीक ठाक था। बेटी ऐसे कैसे मर सकती है? अब यह बात हॉस्पिटल से और डॉक्टर तक पहुंचती है, और जैसे जैसे यह बात लोगों तक पहुंचती है, यह बात जो है फैलती जाती है। लोगों में जो है गुस्सा था, गुस्सा उबलने लगता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद चाहे डॉक्टर हो या नर्स हो, सब लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह बात जो है भाजपा के नेताओं तक पहुंचती है, तो भाजपा के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं और कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है, इस मामले की लीपापोती की जा रही है। जो इसमें पुलिस की भूमिका है वह भी सही नहीं है, यानी ममता बनर्जी सरकार पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वह सरकार चला रही हैं, इसलिए उन पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस आनन फानन में घर वालों को बुलवाया। पिता जब अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बस अब हर किसी के जुबान पर एक ही बात है कि आखिरकार लेडी डॉक्टर का, जिनका इतना अच्छा स्वभाव है, जिसकी उम्र 31 साल की है, सभी के साथ अच्छा से बात करती थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार था, सबकी मदद किया करती थी, फिर क्यों उनको इस तरह से मारा? कौन इनका बलात्कार करेगा? कौन इनके शरीर के हिस्से हिस्से को काटेगा? कौन इनके गर्दन के हड्डी को तोड़ेगा? वह कौन हो सकता है? वह कौन दरिंदा है जो इस बेटी के साथ ऐसी बर्बरता की सारी हदों को पार किया? हर किसी के जेहन में बस एक ही सवाल था। पुलिस ने जब लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आती है और जब यह रिपोर्ट और कहानी टीवी चैनल और सोशल मीडिया के जरिए लोगों में वायरल होती है, तो लोगों का एक ही सवाल था कि आखिर वह कौन सा शख्स है जो इस बेटी के साथ ऐसी घिनौनी कृत्य किया। अब लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरने लगते हैं। सबकी एक ही मकसद था कि इस घटना का जितना जल्द हो सके खुलासा होना चाहिए। साथ ही फांसी की सज़ा की मांग भी उठने लगती है। अब जब दबाव बढ़ता है, चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से हो, जहां देखो वहां से दबाव बढ़ना शुरू होता है, तब ममता बनर्जी भी कहने लगती हैं कि हाँ, इसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन मैं फांसी की पक्षधर नहीं हूँ। जिस तरह से यह घिनौनी और गंदी कृत्य किया गया है, इसे बड़ी से बड़ी और कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, और हम सज़ा दिलाने के पक्षधर हैं। चाहे सीबीआई जांच करो या कुछ भी कर लो,
हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया गया था। एसआईटी पर इतना प्रेशर था कि इस मामले की जांच तो करनी ही थी। बारीकी से चीज़ों को ध्यान में रखा गया तो एक सामान एसआईटी के हाथों लगता है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। करीब 5 से 6 लोग थे जो उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द और आसपास घूमते टहलते नजर आते हैं। एसआईटी को एक ब्लूटूथ ईयरफोन हाथ लगती है। अब यह ब्लूटूथ किसका है, इसकी जांच पड़ताल शुरू की जाती है। जो इस सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, जो भी लोग थे, उन दायरे में आए हुए लोगों के पास जाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप अपना ब्लूटूथ ऑन कीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है तो उसमें से एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है वह उस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर जाता है और जैसे ही उससे कनेक्ट होता है तो उसके बाद पुलिस के लिए जो प्रथम सस्पेक्ट वाला जो व्यक्ति होता है, जो प्राइम सस्पेक्ट व्यक्ति होता है, वह वही होता है। उस व्यक्ति का नाम संजय राय है। दरअसल संजय राय पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है, यानी वॉलेंटियर होता है। उसका काम ही इस हॉस्पिटल में जब चाहे आना और जब चाहे जाना होता है। किसी न किसी के मदद के लिए वह यहाँ आया करता था। इस व्यक्ति से जैसे ही ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, वह ब्लूटूथ लाश के बिल्कुल पास में पाया गया था। अब जब पुलिस उसे पकड़ती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने कुछ बातों को स्वीकार किया, लेकिन जब इसके मोबाइल को चेक किया गया तो मोबाइल में भी इसके पॉर्न वीडियो मिल जाते हैं। और जब मीडिया वालों ने इसके घर जाकर बातचीत शुरू की, पुलिस वालों ने बातचीत शुरू की, तो इसका जो घर है 55B शंभुनाथ पंडित रोड का यह निवासी होता है। अपनी माँ के साथ रहता था। बहन से इसका झगड़ा था। बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं थी। पता चलता है कि यह व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है। यह व्यक्ति मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियोस देखता है। यह व्यक्ति चाहे औरत हो या लड़की हो, चाहे उम्र में बड़ी हो या छोटी हो, बस आँखों को खूबसूरत लगनी चाहिए, उसे घूरने लगता है, उसे देखने लगता है। इसने एक नहीं बल्कि कई शादियां कर रखे थे और जब एक बीवी से मन भर जाता तो उसको वह तलाक दे देता था। लेकिन उनमें से उसकी एक बीवी जो थी, जिस बीवी की मौत हो चुकी थी, वह भी संदिग्ध परिस्थिति में। उसकी बीवी मर जाती है पर किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए यह मामला भी दब जाता है। यह एक बॉक्सर होता है, इसकी अच्छी खासी बॉडी भी है, तो इसलिए शायद खुद को पुलिस वाला बताया करता था और शायद यही कारण है कि आसपास के लोगों को यह हिम्मत नहीं होती थी कि इसका विरोध कर सके। यह कभी भी इस अस्पताल में आया जाया करता था, गंदी नज़र रखता था, मोबाइल में गंदी फिल्में देखा करता था। रात के 11 बजे 8 अगस्त 2024 को यह जाता है। जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद बात पता चलती है कि इसी ने इस लेडी डॉक्टर के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हैवानियत की हदों को पार किया है। एक वेब पोर्टल यह छापती है कि पहले यह हत्या करता है और फिर उसे बुरी तरह से मारता है, यतनाएं देता है। सेमिनार हॉल में उस डॉक्टर ने चिल्लाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आजकल के जो जिस तरह से सेमिनार हॉल बनाए जा रहे हैं वह साउंड प्रूफ होते हैं, इसलिए शायद उसकी आवाज़ जो है सेमिनार से बाहर नहीं जा रही होंगी, जिसकी वजह से किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी और उसे जो है उसके साथ वह गंदा खेल खेल जाता है, उसके साथ गंदी हरकत और गंदी कृत्य करता है। वह उसके होठों से लेकर के पूरे बॉडी तक, उसके शरीर के हर हिस्से को काटता है, यानी सर से लेकर के और पांव तक उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जब थक हार जाती है तब उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि पहले उसने उसको मारा, फिर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और यह एक बार नहीं बल्कि कई बार किया था। हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 64 जो दुष्कर्म की धारा होती है और आईपीसी की धारा 103 जो कि हत्या की धारा है,
पुलिस इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसके साथ में कोई और व्यक्ति तो नहीं, इसकी भी जांच चल रही है। जांच में हर छोटी से छोटी पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। इस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो इसे 23 अगस्त 2024 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आखिरकार इसने किस तरह से घटना को अंजाम दिया था? बताया जाता है कि यह शराब पीने का आदी भी है और उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस रात को भी इसने शराब पी हुई थी और इसे मेडिकल में इसलिए घूमने की परमिशन थी, आने जाने की परमिशन थी, क्योंकि यह पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में था, वॉलेंटियर था, इसलिए इसे कोई रोकता टोकता नहीं था। इसने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, उस घटना की गूंज करोड़ों लोगों तक, करोड़ों हिंदुस्तानियों के मोबाइल तक, टीवी चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच चुकी है कि एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो उस व्यक्ति ने किस तरह से हैवानियत किया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, क्योंकि आए दिन हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, आज की घटना सुनकर आपको कैसा लगा? आप अपना विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य घटना के साथ। धन्यवाद।